हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कई बार मेडिकल कॉलेजेस यानी हॉस्पिटल्स के आसपास से गुजरते हुए आपका ध्यान वहां पर बनी हुई मोर्चरी पे गया होगा और आपके दिमाग में कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर आया होगा कि अगर रात को मैं यहाँ से गुजरूं तो क्या मुझे कुछ दिखाई देगा। ऐसे बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस आपको मिल जाएंगे जब वो अस्पताल के मोर्चरी के पास वाले एरिया से या उसके पास कोई सड़क गुजर रही है वहां से गुजर रहे हो तो उनको कुछ ना कुछ प्रेजेंस फील हुई, कुछ ना कुछ दिखाई दिया। लेकिन उन लोगों का क्या जो उसी कैंपस में रहते हैं, उन लोगों का क्या जिनका हॉस्टल मोर्चरी के बिल्कुल पास हो, या फिर हॉस्टल तो पहले वहीं था लेकिन मोर्चरी उनके हॉस्टल के पास में शिफ्ट हो गई हो। यहाँ आप में से कई लोगों के सवाल होते हैं कि अगर ऐसा है तो हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज क्यों नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है, ऐसे आपने कई वीडियोस भी देखे और आज की हमारी जो कहानी है वो यही आपको बताती है कि वहां पर भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। तो ये कहानी हमसे शेयर की है रितिका ने, और ये कहानी है ओडिशा के एक डिस्ट्रिक्ट से जिसका नाम उन्होंने रिवील करने को मना किया है क्योंकि वहां का ये फेमस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। ये सब इनके साथ तब शुरू हुआ जब ये फर्स्ट ईयर में थी और अभी वो उसी कॉलेज में फाइनल ईयर में पढ़ रही हैं। सारी कहानी जुड़ी हुई है इनके हॉस्टल से। इस कॉलेज से नर्सिंग का कोर्स कर रही थी जो कि 3 साल का जीएनएम का कोर्स होता है। तो जो जीएनएम वाले स्टूडेंट्स थे, इनका जो हॉस्टल का कॉरिडोर था यानी जो स्पेस था जहां इनके रूम्स थे वो थोड़ा अलग सेक्लूडेड स्पेस में था। वो मेन हॉस्टल से कनेक्टेड था गैलरी के थ्रू, लेकिन इनका जो पार्ट था जहां पर जीएनएम के 40 स्टूडेंट रहा करते थे, टोटल कोर्स के अंदर 40 स्टूडेंट हुआ करते थे, तो इनका जो हॉस्टल वाला सेक्शन था वो थोड़ा सा सेक्लूडेड पार्ट में था। पहले ये कॉलेज सिर्फ एक नर्सिंग कॉलेज ही हुआ करता था लेकिन फिर अपग्रेड करके इसको मेडिकल कॉलेज बना दिया गया। तो जो कॉलेज की बिल्डिंग थी वो सब को अपग्रेड किया गया, लेकिन जो नर्सिंग वालों का हॉस्टल था उसको एज इट इज ही रख दिया गया। अब इनकी जो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स थी उनकी सीट भी बढ़कर 60 हो गई थी। इस वजह से इन लोगों को उस वाले पार्ट के अंदर शिफ्ट करके रूम्स अलॉट कर दिए गए। अब ये जो हॉस्टल वाला सेक्शन था इसमें अपने आप में अलग सी नेगेटिविटी थी जो इन स्टूडेंट्स ने वहां पर शिफ्ट होते ही फील कर ली थी। जब से स्टूडेंट्स यहाँ पर आके रहने लगे, ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन किसी न किसी स्टूडेंट को बड़े अजीब अजीब से और बुरे बुरे सपने आया करते थे। अनयूजुअली ही कोई गिर रहा है, कोई बाथरूम में गया फिसल के गिर गया, चीजें ऐसे चलती रहती थी इन लोगों के साथ। लेकिन शुरू शुरू में सब लोगों ने इग्नोर किया। उनको लगा कि हम लोग घर से शिफ्ट होकर आए हैं इसलिए हमारा माइंड मैनिपुलेट कर रहा है, और दूसरा क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा था हॉस्टल का और बिल्कुल सेक्लूडेड स्पेस में था तो भी हम लोग ज्यादा चीजों को सोचते हैं और अपने आप से दिमाग इन चीजों को क्रिएट करता है। छोटी छोटी चीजें इनके साथ चलती रहती थी। कभी कोई आवाज आ जाना रात को एकदम से, कभी किसी के चलने की आहट होना, कभी ऐसा फील होना कि कोई यहाँ पर है, बट एज सच कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट किसी के साथ नहीं हुआ था। और करीबन 6 महीने इन लोगों ने गुजारे। 6 महीने के बाद इनकी हॉस्पिटल में ड्यूटी भी लगना शुरू हो गई और अब ड्यूटी प्लस अपनी क्लासेस, पढ़ाई, इन सबको लेकर सभी स्टूडेंट्स इतना बिजी हो चुके थे कि इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर वो ध्यान नहीं दिया करते थे। अब इसी दौरान इनके हॉस्टल के पास एक छोटा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जब ये लोग वहां पर नए नए आए थे। और करीबन 6 महीने के बाद जब वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो इन लोगों को पता लगा कि हॉस्पिटल का जो मोर्चरी और पोस्टमार्टम वार्ड है उसे इनके हॉस्टल के पास में शिफ्ट कर दिया गया है। वो जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो एक्चुअली मोर्चरी और पोस्टमार्टम का था। और जैसे ही पोस्टमार्टम वार्ड और मोर्चरी वहां पे शिफ्ट हुई उसके कुछ दिनों के अंदर ही वहां पर तांडव शुरू हो गया। ऐसा लगा कि जो नेगेटिव एनर्जीज पहले से ही वहां पर थी उनको अब और हवा लग गई है उस मोर्चरी के वहां पर शिफ्ट होने की वजह से। एक रात जो पूरा हॉस्टल सोया हुआ था, रात के करीबन 3 बजे एक औरत के बहुत तेज रोने की आवाज पूरे हॉस्टल के अंदर गूंजना शुरू करती है। सारी की सारी लड़कियां अपने अपने बेड पर उठ जाती है, अपनी रूममेट से पूछती है कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। कुछ लोग बाहर निकलकर पूछते हैं कि ये आवाज कैसी है। फिर जब इन्होंने पूछताछ की तो उन्हें पता लगा कि जो मोर्चरी है वहां पर एक औरत बैठकर रो रही है इतने बुरे तरीके से क्योंकि उसकी बेटी की डेथ हो गई है। जब इन लोगों को ये पता लगा तो जैसे तैसे करके वापस से सोए, लेकिन ये ठीक से सो नहीं पा रहे थे क्योंकि उस औरत के रोने की जो आवाज थी
वो बहुत खतरनाक थी। वो इनके कानों से सीधे इनकी आत्मा में उतर रही थी। अब इस इंसिडेंट के बाद, मतलब ये कोई इंसिडेंट नहीं था, बेसिकली किसी की डेथ हो गई थी फैमिली में और वो रो रहे थे, इट वाज़ नॉर्मल। लेकिन इसके कुछ महीनों के बाद, मतलब मार्च-अप्रैल की बात है, गर्मी का टाइम था, तो इनका जो हॉस्टल का सेक्शन था उसके ऊपर कोई छत नहीं थी और गर्मी बहुत रहती थी। तो ये क्या लोग करते थे ये लोग कि हॉस्टल में अपने रूम जो थे उनको खोलकर सोया करते थे। यहाँ पर एक रूम में 2 लोग रहा करते थे, मतलब 2 रूममेट्स होते थे। अच्छा, हॉस्टल का जो सेक्शन था उसमें एंटर करते एक बहुत बड़ी खिड़की थी। उस खिड़की से जो हॉस्पिटल था वो बिल्कुल साफ दिखता था। यहाँ पर जो पहला इंसिडेंट हुआ वो हुआ 2 लड़कियों के साथ जिनका नाम था सृष्टि और शिल्पी। एक रात की बात है, सृष्टि बैठकर पढ़ाई कर रही थी। पढ़ते-पढ़ते जब रात के करीबन 3 बजे के आसपास का टाइम हो गया, तो सोचा कि अब थोड़ी देर सो लेती हूँ क्योंकि सुबह उठकर वापस से क्लासेस जाना होता है। तो उसने अपना स्टडी लैंप ऑफ किया, अपने बेड पर आकर लेटी और उसकी आँख लगी ही थी कि 10-15 मिनट के अंदर ही उसे एक बहुत स्ट्रेंज फीलिंग आई। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो रूम का अरेंजमेंट था वैसा था कि गेट खोलते ही, रूम का डोर खोलते ही सामने ही सृष्टि का बेड था और गर्मी की वजह से रूम का डोर खुला हुआ था। तो लेटे लेटे उसको ऐसी फीलिंग आई कि उसके दरवाजे के पास कोई खड़ा है और खड़ा होकर वो उसे घूर रहा है। लेकिन सृष्टि जो थी वो ब्रेव लड़की थी, वो उठी, उसने बाहर आकर देखा, वहां पर कुछ भी नहीं था। वो वापस से आकर लेट गई और फिर उसने आंख बंद ही की थी कि उसे वापस से ऐसी फीलिंग आई कि वहीं वहां पर कोई खड़ा हुआ है। उसने फिर आंख खोल के देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। अच्छा, अब यहाँ पे जो 2 रूममेट्स थे, इनके बेड्स पर जो ना स्क्रीन लगी थी, स्क्रीन मतलब स्लाइडर होता है ना प्राइवेसी के लिए। तो अपना स्लाइडर हटाकर देखती है तो उधर वाला स्लाइडर लगा हुआ था। इसका मतलब उसकी जो रूममेट थी शिल्पा, वो वहीं पर सोई हुई थी। वो इग्नोर करती है और सो जाती है। इसके बाद इनके जो हॉस्टल की लड़कियां थी, इनके सपने जो आया करते थे पहले शुरू-शुरू में, इनको बुरे सपने, वो और ज़्यादा इंटेंस होने लगे। सभी लोगों को बड़े अजीब-अजीब से सपने आते थे, कभी किसी औरत का दिखना, कभी बहुत बुरी तरह डर जाना। स्लीप पैरालिसिस तो बहुत नॉर्मल हो गया था यहाँ पर रहने वाली कई लड़कियों के लिए। लेकिन क्योंकि इनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो एग्ज़ाम का प्रेशर, ड्यूटी का प्रेशर, उसकी वजह से ये लोग सब चीज़ों को इग्नोर किया करते थे। इनका हॉस्टल भी 2 कॉरिडोर में, मतलब 2 सेक्शन में बँटा हुआ था। एक तरफ 10 रूम थे, एक तरफ 10 रूम थे। इस तरह से बँटा हुआ था। अभी ये जो ऋतिका है, इनका और इनकी रूममेट का जो स्टडी शेड्यूल था वो बिल्कुल अपोज़िट था। जहाँ ऋतिका सुबह 5 बजे तक, 4 बजे तक पढ़ा करती थी, वो लेट नाइट पढ़ने वाली थी, मतलब नाइट आउल थी। और इसकी जो रूममेट थी, वो सुबह 5 बजे उठकर पढ़ना शुरू करती थी। मतलब जब ऋतिका पढ़ रही है तो वो सो रही होती थी और जब वो पढ़ती थी तो ऋतिका सोती रहती थी। अब ये जो सृष्टि को सपना आया था, उसने किसी को उस टाइम नहीं बताया था, तो बाद में इनको सारी बातें पता लगी ऋतिका को, तो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। अब नेक्स्ट रात की बात है कि ऋतिका अपना बैठे-बैठे पढ़ रही थी और उसकी जो रूमी थी, यानी उसकी जो रूममेट थी, वो सो रही थी। सोते-सोते अचानक से वो उठ जाती है घबराती हुई और चारों तरफ देखने लगती है। तो उसको देखकर ऋतिका उससे पूछती है कि क्या हुआ? तो एकदम से क्यों उठ गई? तो उसे कुछ भी नहीं बोलती है, एक बार और चारों तरफ देखती है और फिर वापस से सो जाती है। अब ऐसा उसको लगा ठीक है, हो सकता है ऐसे जाग गई हो, कोई सपना आ गया हो। ऐसा उसके साथ इस वीक में 2-3 बार हुआ। फिर एक रात की बात है, ऋतिका अपने टेबल पे बैठे-बैठे, मतलब अपने बेड पे बैठकर वो पढ़ रही थी। उसका जो पर्दा था, जो स्लाइडर पर्दा था, वो ऐसे हवा से हिला। तो जब हवा से हिला ना, तो उसे अपने आँख के कोने से ऐसा लगा कि उसके रूममेट के बेड के पास कोई खड़ा हुआ है। ऋतिका को लगा शायद वो खुद ही होगी, क्योंकि वो कई बार रात को पानी-वानी पीने के लिए उठती है और वो अपने काम में लग गई। उसके 5 मिनट बाद ही उसकी रूममेट चिल्ला के उठती है, उसके चिल्लाने के बाद सो भी चौंक जाती है, पर्दा हटा के उससे पूछती है कि क्या हुआ? तो बुरी तरह से बिल्कुल पसीने-पसीने हो गई थी और बहुत घबराई हुई थी और रोते हुए बोलती है कि वहाँ कोई औरत थी। रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, वो चलकर मेरे पास आई और मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही थी पर मैं चिल्ला नहीं पा रही थी। तो ऋतिका ने बोला कि मैं तो यहीं पढ़ रही थी, मुझे तेरी कोई आवाज़ नहीं आई। तो बोलती है कि मैं चिल्लाना चाह रही थी पर मेरी आवाज़ गले से नहीं निकल रही थी। अब ऋतिका को लगा कि उसने कोई बुरा सपना देखा, वो समझा रही थी कि भाई तूने कोई ना कोई बुरा सपना देखा है, तो वो कह रही थी कि नहीं, मैंने कोई बुरा सपना नहीं देखा है। अब वो क्या है, बहुत सेंसिटिव लड़की थी, उसने उसी टाइम अपने घरवालों को फ़ोन किया और रोते-रोते उनको सारी बात बताई। उसके बाद ऋतिका ने भी उसके पेरेंट्स से बात की, उनको समझाया कि अंकल आप चिंता मत करें, हम यहाँ पर हैं। उन्होंने 1-2 लड़कियों को और इस रूम में बुला लिया, उसको शांत किया और उसके बाद रूम को लॉक करके ये लोग सो गए। और जब ये सोए तो ऋतिका के दिमाग में आया कि अगर ये सोने के बाद अभी उठी है, जैसा इसने अपने घरवालों को बताया, तो जब मैंने देखा तो वहाँ कौन खड़ा था? उसे लगा कि शायद उसका वहम होगा, वो भी सोचते-सोचते सो गई।
ये तो हुई इनके रूम की बात। अब यहीं पर एक और लड़की रहा करती थी जिसका नाम था सुनैना, जिसके रूम से वो मोर्चरी साफ साफ दिखती थी। अब आप सोचे, आपका हॉस्टल रूम जो है उसके जस्ट सामने वो मॉर्चरी है। वहाँ एक ग्लास विंडो उसकी रहा करती थी, इसको वो हमेशा बंद रखा करती थी। उसने इनको बताया कि रात के टाइम पर उसे ऐसा फील होता था कि उसकी जो विंडो है उस पर कोई बहुत हल्के हल्के से नॉक कर रहा है, लेकिन खिड़की खोल के देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। रितिका के 2 रूम छोड़कर एक लड़की रहती थी, रूपाली। रूपाली ने रितिका को बताया कि एक रात की बात है, वो सो रही थी, पढ़ लिख कर वो सोई थी, बेड पे लेटी थी, और जैसे वो लेटी उसे अपने पीछे किसी की बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस फील हुई। उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे सो रहा है और उसके सांस लेने की आवाज तक उसके कानों में आ रही थी। वो बुरी तरह घबरा गई, वो करवट भी नहीं ले पा रही थी। उसने अपने साइड का पर्दा स्लाइड करके देखा तो उसकी रूममेट सामने वाले बेड पर सोई हुई थी। बड़ी मुश्किल से घूमकर उसने पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। वो बुरी तरह घबरा गई। उनका जो रूम का डोर था वो खुला हुआ था। वो उठ के जाती है, अपना रूम लॉक करती है और फिर वापस आकर सो जाती है। यानी ऐसा लग रहा था कि जो भी कुछ है, एक एंटिटी, दो है, सब सब रूम्स को वो एक्सप्लोर कर रही है, सब लोगों से वो इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इसके कुछ दिनों के बाद रूपाली की जो रूममेट थी वो सोई हुई थी और उसे एक सपना आता है। उसके सपने में आया कि एक औरत, उसने सफेद साड़ी पहनी हुई है और उसके सिर पर बाल नहीं है, वो बिल्कुल गंजी है। वो आकर उसके बालों को खींच रही है, उनको उखाड़ने की कोशिश कर रही है। ये सपना आते एकदम से चीख कर उठी और उसकी चीख से रूपाली भी उठी। उसने देखा कि उसकी जो रूममेट थी वो अपने बाल पकड़कर रो रही थी और बोली जा रही थी, मेरे बाल मत लेके जाओ, मेरे बाल मत लेके जाओ। रूपाली ने जाकर उसको हिलाया, तब जाकर वो होश में आई। उससे पूछा उसने क्या हुआ, तब उसने उसको सारी बात बताई। फिर एक घटना हुई सृष्टि के साथ। सृष्टि वही जिसे सबसे पहली बार प्रेजेंस फील हुई थी। सृष्टि के बहुत लंबे और घने बाल थे। वो रात को वो अपने बाल खुले करके सोई तो उसे एक सपना आया। वही सफेद साड़ी वाली गंजी औरत उसके पास में आती है, उसके बेड के कोने पर बैठ जाती है और उसके बालों को सहलाते हुए बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगती है। ये था तो सपना, लेकिन उसको बहुत रियलिस्टिक फील हो रहा था। और ये देख, उसकी हंसी देखते एकदम से उठती है और उठ के चारों तरफ देखती है, घबराई हुई। वहां पर कोई भी नहीं था। उसी के अगली रात रितिका जब बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही थी तो उसे बार बार ये फील हो रहा था कि उनका जो रूम का दरवाजा है उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। उसे 2-3 बार वहां घूमकर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस फील हो रही थी। फिर उसने एक और बार घूमकर देखा तो उसकी आत्मा वहीं की वहीं जम गई। उसकी आंखों के सामने उस दरवाजे के पीछे एक काला साया खड़ा हुआ था। उस साये की शेप को, बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर लग रहा था कि कोई औरत है और उसके सिर पर बाल नहीं है। उसने जब और अच्छे उसको देखने की कोशिश की तो उसे उसकी 2 लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दी और वो आंखें रितिका को ही घूर रही थी। रितिका का कहना है कि आप शायद सब इन चीजों पर विश्वास ना करें, लेकिन ये सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा है। और अगर ये किसी एक इंसान के साथ चल रहा होता तो शायद ये एक कोइंसिडेंस होता, वहम होता, लेकिन सभी लोगों को सब फील हो रहा था। अलग अलग लड़के के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहा था, लेकिन फिर भी ये सब लोग आपस में कुछ भी डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर इनके एग्जाम्स चल रहे थे और इनके एग्जाम का प्रेशर इनके ऊपर बहुत था। जो भी लोग नर्सिंग के कोर्स कर रहे हैं, आप लोग भी शायद इस चीज़ को समझते होंगे, क्योंकि जॉब भी होती है, साथ में उनको कॉलेज में भी, हॉस्पिटल में सर्विस भी देनी होती है, अपनी एग्जाम की तैयारी भी करनी होती है और एग्जाम भी देना होता है। और इस तरह से छोटी छोटी चीजें सबके साथ चलती रही और अगले 20-25 दिनों में इनके एग्जाम भी खत्म हो गए। अब एग्जाम के बाद इन लोगों ने मूवी देखने का प्लान बनाया और ये लोग एक ही रूम में करीबन 15 के आसपास लड़कियां बैठकर मूवी देख रही थी। इधर सृष्टि जो थी, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उसको लो फील हो रहा था, तो वो अपने रूम में सोने चली गई। रात को करीबन 2 बजे के आसपास जिस रूम में ये लोग मूवी देख रहे थे उसमें बहुत तेज दरवाजे पर नॉक होती है। ये लोग एकदम से इतनी तेज नॉक से घबरा जाते हैं और उठकर जब दरवाजा खोलते हैं तो सामने खड़ी हुई थी सृष्टि। वो बहुत तेज तेज रो रही थी और उसको रोता हुआ देखकर सब लोग घबरा गए। उन्होंने उसको शांत करवाया और पूछा कि भाई तुम रो क्यों रही हो। तो उसने बताया कि जब वो अपने रूम में सोने की कोशिश कर रही थी तो उसकी खिड़की के ऊपर एक नॉक हुआ।
उस नॉक से वो घबरा गई। उसने अपना कमरा अंदर से लॉक किया और वापस से सोने की कोशिश करने लगी। उसकी आंख लगी थी कि उसे एक सपना आया। सपने में उसे अपने बेड के पास एक औरत बैठी हुई दिखाई दी, जिसकी अजीब डरावनी सी शक्ल, लाल आंखें, और वो एक बहुत ही गंदे तरीके से मुस्कुराकर सृष्टि से बोलती है, तू मुझे पसंद है, तेरे बाल, तेरी शक्ल, तुझे क्या लगा तू दरवाजा बंद कर लेगी तो मैं तेरे पास नहीं आ पाऊंगी? इतना कह के उसने सृष्टि का गला पकड़ लिया और गला पकड़ते एकदम सृष्टि की आंख खुली। वो बुरी तरह से घबराई हुई थी, उसकी सांसें चढ़ी हुई थी और दौड़ते दौड़ते वो इस रूम में पहुंची और आकर इन सबको उसने बताया। अब जैसे सृष्टि ने ये बात बताई तो वहां पर मौजूद और लड़कियां, जिनके साथ ये छोटे छोटे इंसिडेंट हो रहे थे, इनके सपनों में ये लेडी आ रही थी, सब लोगों ने अपनी अपनी बात बताना शुरू किया और तब जाके बात खुली कि एक नहीं, हर कोई लड़की इस एनर्जी से अफेक्ट हो रही है। अब जिस बात को अभी तक ये लोग इग्नोर कर रहे थे, इन सब लोगों को जब ये पता लगा कि एक के साथ नहीं सबके साथ हो रहा है, तो इसको इन लोगों ने सीरियसली लिया और उस रात तो इन लोगों सबने एक ही रूम में गुजारी और अगले दिन सुबह होते ही ये लोग सृष्टि को एक मंदिर लेकर गए। वहां जो पुजारी थे उनको सारी बात बताई। उन पुजारी जी ने इनको, मतलब सृष्टि को, एक ताबीज वगैरह पहनाकर वापस भेज दिया। अब इस दिन के बाद से सृष्टि के अंदर बदलाव आना शुरू हुए। उसकी जो रूमी थी वो उससे बहुत घबराने लगी और वो ये सारी बात रितिका को बताया करती थी कि बहन, वो कांच के सामने घंटों घंटों बैठी रहती है और बस अपने बाल सहलाती रहती है, और अगर उससे कुछ बोलो तो बहुत गुस्से से वो मुझे घूरती है। उसकी रूमी की ये बात सुनकर रितिका उसके ऊपर थोड़ा नजर रखना शुरू करती है कि आखिर ये सृष्टि करती क्या क्या है। ऐसे ही एक रात सृष्टि, वो जो हॉस्टल का कॉरिडोर था जिसकी खिड़की से पूरा हॉस्पिटल दिखता था, वहां खड़ी हुई थी और वो हॉस्पिटल की तरफ देख रही थी। उसको देखकर रितिका ने उसको आवाज लगाई, लेकिन जैसे उसने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया और उसे कोई रिप्लाई नहीं किया। रितिका चल के उसके पास गई, उसने उसे कंधे पर हाथ रख के उसे हिलाया और जैसे उसने हिलाया उसने घूमकर रितिका का गला पकड़ लिया और एक दूसरी आवाज में बोलने लगी, मेरे रास्ते में मत आ वरना तुझे भी मार दूंगी। इतने दिनों से भटक रही हूं और मैं कोई सृष्टि नहीं, मैं कामिनी हूं। उसका ये रूप देखकर रितिका बुरी तरह से घबरा गई, लेकिन उसे याद आया कि उसके पास हनुमान जी का एक लॉकेट है। उसने वो लॉकेट निकालकर उसके सिर पर रखा और वो अपने मन के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। तब जाकर कहीं पर थोड़ी देर में सृष्टि शांत हुई। उसके शांत होते वो भागकर रितिका अपने रूम में आ गई और सृष्टि के अंदर वो जो कामिनी थी, वो सृष्टि को इसलिए कह रही थी कि मेरे रास्ते मत आ, क्योंकि रितिका सृष्टि का बहुत ध्यान रखती थी। हर रात वो उसके सिर के ऊपर भभूत लगाती थी, गंगा जल का छिड़काव करती थी ताकि उसको बुरे सपने ना आए। अब ये बात उसने अपने हॉस्टल की बाकी सभी लड़कियों को बताई। सभी लोगों को ये पता था कि अगर वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बोलेंगे तो कोई भी उनकी बात पे ना तो विश्वास करेगा, ना ही उसे सीरियसली लेगा। उल्टा वो सृष्टि को साइकेट्रिक केस बनाकर शायद हो सकता है वापस भेज दें। अब उनको एक नाम मिल चुका था जो था कामिनी। इन सब लोगों ने दिमाग लगाना शुरू किया कि ये कामिनी कौन है और इसका क्या रिलेशन है इस हॉस्टल से, ये पता किया जाए। तभी उनमें से एक लड़की बोलती कि तुम लोगों को याद है जब यहाँ मॉर्चरी शिफ्ट हुई उस दिन रात को एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी। उसके बाद से ही मुझे सपने आना शुरू हुए। फिर दूसरी लड़की, फिर तीसरी लड़की, सब लोगों ने ध्यान दिया तो सभी लोगों को एक चीज रिलेट हो रही थी कि जो उस रात वो औरत रो रही थी, उसके रोने के बाद से ही हॉस्टल के अंदर ये एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इसके बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि अभी लोग इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेंगे। और इधर जो सृष्टि, वो जो एक एक्सट्रोवर्ट लड़की थी, वो अब धीरे धीरे सब लोगों से मिलना उसने बंद कर दिया था और मोस्टली वो अपने कमरे के अंदर ही बंद रहती थी। एक रात की बात है कि उसकी जो रूमी थी वो भागते हुए रितिका के पास आई और उसने उसको बताया कि चल 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 सृष्टि को देख। ये लोग सब भागकर उसके रूम में गए तो वहां जाके सब लोगों ने देखा तो उसने रूम में बिल्कुल अंधेरा किया हुआ था। अपने पलंग के ऊपर अपने पूरे बाल फैलाकर बैठी हुई थी और सामने सबको बहुत ही गुस्से से देख रही थी। बिल्कुल लाल उसकी आंखें हो रखी थी, खून उतरा आंखों के अंदर, और बड़े गुस्से से वो सब लोगों को देख रही थी। सब लोगों ने उसे डांटा कि क्या नाटक लगा रखा है, लेकिन वो वैसी की वैसी बैठी रही। इधर रितिका को गुस्सा आया, वो गई, उसने खींच के सृष्टि को एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारते उसने रितिका के बाल पकड़ लिए और फिर बोली, तो नहीं जानती मुझे? तूने तो मुझे देखा था ना, मुझसे बात की थी ना, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई? मेरे रास्ते में मत आ। और इतना बोलकर वो बहुत तेज तेज हंसने लगी और सीधा अपने बेड पर लेट गई। अब जब सब लोगों ने ये सुना
कि उसने ये कहा कि तू मुझे जानती नहीं है क्या? तो सब लोगों की जो आंखें थी, शक था, उसी 10 के ऊपर घूम गया। उसने बोला कि अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसने बताया कि उस दिन कॉरिडोर में सृष्टि ने उससे क्या कहा था। अब जब सबको ये पता लगा तो सब लोग ने बोला कि जितना जल्दी हो सकता है रिकॉर्ड्स छानना शुरू करो। अब देखो, ये थर्ड ईयर नर्सिंग के यानी फाइनल ईयर के छात्र थे। इनके लिए हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। एक साथ सभी की सभी लड़कियां इंफॉर्मेशन ढूंढने में लग गई कामिनी की, और फिर इनकी आंखों के सामने एक केस आया कामिनी दुहरे का, जो 22 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। इन्होंने छानबीन की तो इन्हें पता लगा कि कामिनी की हस्बैंड की मौत के बाद उसके जो ससुराल वाले थे, उन्होंने ये सारा इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया कि तू कलंकिनी है, तेरी वजह से हमारे बेटे की मौत हुई है, और वो लोग इसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। विधवा के रहने के नियमों के हिसाब से उन्होंने इसके जो लंबे घने बाल थे वो काट दिए, और इसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। ससुराल वाले इससे मारपीट करने लगे, और जब इसने अपोज किया तो इसका सिर मुंडवाकर इसको घर से बाहर निकाल दिया और कह दिया कि जा तेरे मायके। उसकी शादी को भी 1 साल भी नहीं हुआ था, और मायके वालों ने भी यानी इसकी मदर फादर ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जो इसकी मदर का घर था वहां पर भी सुपरस्टिशन की वजह से और इन सब नियमों की वजह से उन्होंने उसे रखने से मना कर दिया। इसके बाद वो विधवा आश्रम में रहने लगी, लेकिन परेशान होकर एक दिन उसने अपने आप को खत्म कर दिया। इसके इन लॉज ने पैसे खिलाकर उस केस को बंद कर दिया, और उस दिन मोर्चरी में जब रोने की आवाज आ रही थी तो सृष्टि की जो खिड़की थी वो खुली हुई थी। उसको उस दिन कामिनी की आत्मा दिखी, लेकिन उसे लगा ये कोई इंसान है। उसने उससे ये पूछा भी था कि आप इस कॉरिडोर यानी हॉस्टल के अंदर कैसे आई, और जब उसका कामिनी से इंटरेक्शन हुआ तो कामिनी को मिला एक शरीर, एक शक्ल और वो लंबे घने बाल जो कभी उसके हुआ करते थे। और उसी दिन से वो हॉस्टल के इस सेक्शन में भटक रही थी, और यहाँ उसके लिए मैनिफेस्ट होना बहुत आसान था, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जीज थी जिससे उसको शायद और ताकत मिली। इन्होंने और इन्फॉर्मेशन निकाल के उसका एड्रेस निकाला तो इन्हें पता लगा कि उसका ठीक से अंतिम संस्कार नहीं किया गया था, और वहीं हॉस्पिटल के पीछे जिनका हॉस्टल था उससे थोड़ा दूर एक जमीन पर उसको दफना दिया गया था, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो उसे घर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकती थी, तो उसने सब कुछ यहीं पे कर कुरा के रफा दफा कर दिया। ये लोग वापस आए, फिर लोग ये सृष्टि को अपने साथ लेकर उन पंडित जी के पास गए मंदिर में। मंदिर में बड़ी मुश्किल से सृष्टि को अंदर लेकर गए, क्योंकि वो अंदर नहीं जा रही थी। बड़ा एक खींच तान के जैसे तैसे मेहनत करके लोग उसको अंदर लेकर गए। अंदर जाने के बाद उन पंडित जी ने सृष्टि को शांत किया और फिर कहा कि जितना जल्दी हो सकता है हमें कामिनी का शरीर ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार करना होगा, वरना मैं भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। फिर ये लोग वापस से कामिनी के घर गए, उसकी माँ से बात की तो उसकी माँ इस बात के लिए राजी हो गई, क्योंकि उन्हें समझाया गई कैसे कामिनी की आत्मा भटक रही है और वो लोगों को परेशान कर रही है। फिर उस दिन सृष्टि को वापस से मंदिर लाया गया, और वहीं उसके सामने कामिनी की माँ भी थी। और जैसे ही कामिनी की माँ सृष्टि के सामने आई, वो गुस्से में आ गई पूरी तरह से, और वो सबको छुड़ाकर सीधा उसकी माँ पर उसने हमला बोल दिया, उसको खींच के 2-4 थप्पड़ मार दिए। और वो बोलने लगी रो रो के, तूने भी मेरा साथ नहीं दिया, तूने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने मुझे इज्जत नहीं दी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसको कंट्रोल किया। इधर पंडित जी ने हवन शुरू किया, उधर इन लोगों ने सेटअप किया था वहां से उसकी बॉडी निकाल के उसका अंतिम संस्कार करने का। दोनों काम एक साथ चल रहे थे, उधर उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार हो रहा था और यहाँ पंडित जी हवन कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से कामिनी यानी सृष्टि शांत हुई, और शांत होकर रोने लगी कि मेरी माँ ने भी मेरा साथ नहीं दिया। दुनिया में एक ही माँ ही तो होती है जो सबका साथ देती है, इसने मेरा साथ भी नहीं दिया। और जब बहुत तेज रोने लगी तो सब लोग उसको सिंपैथी दिखाने उसके पास में गए। अब जैसे उसके पास में गए, पंडित जी सबका ध्यान हटा, कामिनी एकदम से सृष्टि के शरीर से निकलकर उसकी माँ के शरीर में घुस गई, और वहीं सब लोगों के सामने सामने उसकी माँ के प्राण पखेरु उड़ गए। वो एकदम से बैठी बैठी निढाल हो गई। उनको देखकर 2-3 लोग उठकर उनको हॉस्पिटल लेकर भागे, और वहां जाके चेक करवाया तो सब लोग शॉक थे, उनके शरीर में खून ही नहीं था, और उनकी मौत तो मंदिर पर ही हो गई थी। ये लोग सृष्टि को लेकर बहुत परेशान थे। फिर इनको बाकी जो दोस्त थे उन्होंने कॉल किया मंदिर से कि सृष्टि अब ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने बताया कि उसकी मदर की तो डेथ हो चुकी है। इधर फाइनली उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार हुआ, और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं किसी को नहीं पता, क्योंकि अब हॉस्टल के अंदर अभी तो इन्हें कामिनी की प्रेजेंस या ऐसी कोई नेगेटिविटी फील नहीं होती है।
लेकिन अभी भी ये लोग उसी हॉस्टल में रहते हैं और पता नहीं आज कल या परसों अगर कामिनी की आत्मा शांत नहीं हुई है, अगर उसे मुक्ति नहीं मिली है, तो वापस से इस हॉस्टल में आ सकती है। पंडित जी से जब इन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं पता, हो सकता है कि ये अपनी माँ को मारने के बाद शांत हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हुआ, वो गायब हो गई बस। एक जान ली और वो चली गई वहां से। तो पंडित जी भी उसका कुछ नहीं कर सकते और शायद वो इतना कुछ जानते भी नहीं थे। जितना वो जानते थे उसके हिसाब से उन्होंने काम किया, लेकिन इन सबकी आंखों के सामने सामने कामिनी की मां की मौत हुई और उसके बाद भी भरी गर्मी में ये सब लोग अपने हॉस्टल के कमरों को बंद करके सोने लगे, क्योंकि हर किसी को डर था अगर कामिनी आ गई तो इस बार वो जान लिए बिना दोबारा नहीं जाएगी। तो ये थी ऋतिका के हॉस्टल का इंसिडेंट कहानी, जो अभी भी उन लोगों के साथ चल रही है और उन्हें पता नहीं है कि वो अभी कामिनी के क्रोध से या उसकी भटकती आत्मा से आजाद हुए हैं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।